बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 14 चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल में से नॉर्मलाइजेशन की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अब नॉर्मलाइजेशन के हवाले से हमने क्या बात की थी कि हमने कहा था एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं इन अ डेटाबेस ताकि उसके अंदर रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी कम से कम हो सके। फिर हमने बात की थी कि जो नॉर्मलाइजेशन है इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वो स्टेप्स बेसिकली क्या कहलाते हैं, डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स कहलाती हैं। उसमें हमने बात की थी कि जो 1NF होती है, 2NF होती है, 3NF होती है, 4NF होती है और 5NF, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। लेकिन कहा क्या जाता है, कहते हैं कि जी जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक आपका कोई डेटा पहुंच जाता है तो उस वक्त तक मोस्ट ऑफ द डेटाबेस आपका जो है वो नॉर्मलाइज हो चुका होता है। लिहाजा आज हम जो डिस्कशन करेंगे अपने आज की नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स के अंदर, वो भी कहां तक करेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म यानी कि 3NF तक। बात क्लियर होगी। अब देखते हैं नॉर्मलाइजेशन जो सी है। कहते हैं नॉर्मलाइजेशन के जो स्टेप्स हैं, कहते हैं मोस्टली आपकी नॉर्मलाइजेशन है इसको क्या किया जाता है, स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है और हर स्टेप जो होता है वो एक नॉर्मल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर इसे ग्राफिकली देखें तो क्या कहते हैं, रिलेशन मींस टेबल। कहते हैं जब टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहुंचता है तो उस वक्त तक आप क्या कर चुके होते हैं, एक्शन ये परफॉर्म कर चुके होते हैं कि इसके अंदर से कोई भी रिपीटिंग ग्रुप ना कट कीजिए। कहते हैं आप इसमें कौन सा एक्शन परफॉर्म कर चुके होते हैं, आप रिमूव कर देते हैं तमाम के तमाम रिपीटिंग ग्रुप्स। यानी कि जो टेबल का एक सेल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होती है और इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, अपने टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं। यह काम होता है आपका कहां पर, जब आपको रिलेशन मिलता है और आप किस में कन्वर्ट करते हैं, 1NF को। फिर क्या कहता है, कहता है अगर आपने 2NF में मूव करना है यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाना है तो कहता है आप देखें, एक तो आपका जो टेबल होगा या रिलेशन होगा वो किस में होगा, 1NF में, और दूसरा आप उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी अगर कोई है तो उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो इसका मतलब है आपका जो टेबल है वो किस में आ चुका है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में या 2NF में। कहते हैं जैसे 2NF से उसे कहां पे लेके जाएंगे, 3NF में टेबल को। तो पहली बात तो यह कि वो 2NF में आ चुका होगा। दूसरी बात, अगर उसके अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है आप उस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। बात क्लियर हुई। और कहता है जैसे ही आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हुई आप किस में पहुंच चुके होंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक पहुंच चुके होंगे। और कहते हैं यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका डेटाबेस कंप्लीटली नॉर्मलाइज्ड हो चुका होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि इससे आगे आपको किसी स्टेज पर मूव करना पड़े, लेकिन कहता है यह जरूरी नहीं है कि इससे आगे मूव नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। कहता है और कुछ एनोमलीज, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिनको फोर्थ और फिफ्थ जो सी आपकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है उसमें रिमूव किया जाता है। जैसे कि 3NF के बाद अगर आप हायर किसी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में जाना चाहते हैं तो जो अदर एनोमलीज हैं, एनोमलीज एरर्स को कहते हैं, ठीक है, वो जो एरर्स हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करते हैं, आप रिमूव करते जाते हैं और हायर नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, मूव करते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। पहली बात, जब टेबल मिलेगा अगर उसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप है तो आप उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उसमें प्राइमरी की असाइन करेंगे, 1NF में आ जाएगा। अगर 1NF में एक है लेकिन उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी है उसको रिमूव करेंगे तो 2NF में आ जाएंगे। अगर 2NF वाला जो टेबल है उसके अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो आप उस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे तो आप किस में आ जाएंगे, 3NF में। और यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका टेबल, आपका डेटाबेस क्या हो चुका होगा, नॉर्मलाइज हो चुका होगा। अब 1 बाय 1 1NF, 2NF और 3NF को डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के वाले से। जरा गौर कीजिएगा, कहता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की क्या बात कहता है, कहता है आ रिलेशन इज सेड टू बी इन 1NF। कहता है रिलेशन उस वक्त हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है जब
कहता है कि इट हैज अ प्राइमरी की, उसकी एक प्राइमरी की हो और ईच एट्रीब्यूट इन ईच रो ऑफ रिलेशन कंटेन ओनली वन वैल्यू। यानी कि जो एक सेल है टेबल के अंदर जहां पे रो और कॉलम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक सिंगल वैल्यू। अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें जो कि आपके सामने है, फॉर एग्जांपल यहां पे उसने क्या किया हुआ, एक स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ। फॉर एग्जांपल यहां पर उसने क्या किया हुआ, स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ। स्टूडेंट्स का डाटा देख लें, जैसे कि रोल नंबर, नेम, सिटी और फोन नंबर के मुताबिक है। रोल नंबर 1, नेम अली, सिटी लाहौर, लेकिन फोन नंबर के लिए कितने वैल्यूज दे दिए, 2। इसका मतलब है वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसी तरह सेकंड रोल नंबर को भी देखें, इसकी भी 2 वैल्यू है फोन नंबर के। 3 को भी देखें, इसके अगेंस्ट भी आपकी 2 वैल्यू। सबसे पहले अगर मैं कहता हूं कि मैं क्या करता हूं, इस रिपीटिंग ग्रुप को खत्म करता हूं। रिपीटिंग ग्रुप को खत्म कैसे किया जा सकता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक के लिए अलग अलग। मैं रेड से इसलिए लिख रहा हूं ताकि अंदाजा हो सके। मैं कहता हूं 1, इसका नेम अगेन अली, इसके लिए लिखता हूं लाहौर, और ये सेकंड नंबर इसके लिए आ जाएगा। 2 फॉर एग्जांपल इसका नाम अहमद, इसके लिए फॉर एग्जांपल अगेन इस्लामाबाद, और जो सेकंड नंबर है इसके लिए आ जाएगा। 3 एम डॉट अली, और इसका सिटी आ गया। अब ये यहां तक एक काम तो हो चुका है, वो क्या है कि मैं रिपीटिंग ग्रुप्स क्या कर चुका हूं, रिमूव कर चुका हूं। बात क्लियर होगी। कहता है रिपीटिंग ग्रुप्स तो रिमूव हो गए, अब ये बताएं कि इसमें से प्राइमरी की कौन सी सिलेक्ट होगी। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी की क्या कहती है, यूनिक वैल्यू होती है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती और नल भी नहीं होती। अब अगर मैं रोल नंबर की बात करूं तो रोल नंबर तो यहां पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। और ये किसकी वजह से रिपीट हो रहा है, कहता है बाकी नेम सेम है, आपकी सिटी नेम सेम है, सिर्फ प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, आपकी फोन नंबर में, क्योंकि फोन नंबर आपके क्या हो रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं रोल नंबर को प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल करूं तो रोल नंबर नेम को भी आइडेंटिफाई कर सकता है और सिटी को भी। और इसी तरह मैं क्या करूं, रोल नंबर आपका फोन नंबर को भी अगर सेपरेट देखे तो आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन जरा गौर करें, एक टेबल के अंदर नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना है तो मुझे इस पूरे टेबल को 2 डिफरेंट टेबल में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहली बात कहते हैं किस वजह से, इस एक एट्रीब्यूट की वजह से रोल नंबर आपका प्राइमरी की नहीं बन सकता। तो मैं क्या करता हूं, एक अलग टेबल बनाता हूं, यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, जिसका नाम क्या होगा, फॉर एग्जांपल टेलीफोन, और इसकी 2 एट्रीब्यूट बना दूंगा। एक आपका क्या बनेगा, रोल नंबर, और दूसरा आपका क्या होगा, फोन। यहां तक बात क्लियर होगी। और इसके साथ अगर मैं बात करूं, यहां पर एक और मजीद टेबल बना दूंगा, जो टेबल आपका क्या कंटेन कर रहा होगा, कहता है पहली 3 इंफॉर्मेशन, एक आपका रोल नंबर, दूसरा नेम, और तीसरा आपका सिटी। रोल नंबर, नेम एंड सिटी। अब यहां पर देखें 1, 2 और 3, 3 ही रोल नंबर आएंगे। ये यहां पर क्या रोल प्ले कर रहा होगा, प्राइमरी की का, और ये यहां पर क्या रोल प्ले कर रहा होगा, बेसिकली फॉरेन की का, और ये किसके साथ लिंक कर रहा होगा, इसके साथ। और यहां पर आप उस जो भी नेम्स हैं उनको फिल कर दें, उधर रोल नंबर आप मल्टीपल फिल कर दें, और रोल नंबर और फोन नंबर दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, आपके प्राइमरी की बना रहे होंगे। यहां पर जब ये 2 टेबल में डिवाइड होगा तो अब ये पूरे के पूरे दोनों टेबल्स क्या हैं, आपके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हैं। यानी कि हमने क्या किया, 2 काम किए। सबसे पहले रिपीटिंग ग्रुप्स खत्म किए, जैसे कि मैंने ये रेड से करके आपको कहा कि जी रिपीटिंग ग्रुप खत्म हो गई। फिर दूसरा काम किया हमने प्राइमरी की बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक बड़े टेबल को, ठीक है, डिवाइड करना पड़ा 2 टेबल्स के अंदर। वो भी क्यों, क्योंकि एक एट्रीब्यूट ऐसा था जिसकी वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से आपकी प्राइमरी की वैल्यू क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। लिहाजा हमने क्या किया, 2 डिफरेंट टेबल्स में बना के उस एट्रीब्यूट को एज अ फॉरेन की ले गए उसमें, और आपका काम क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब ये दोनों जो से हैं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, और किस नॉर्मल फॉर्म में, आपकी 1NF में, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। यहां तक बात कंप्लीट होगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जिसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट बोर्ड पे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के हवाले से। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के हवाले से क्या कहता है, कहता है रिलेशन इज इन 2NF। कहता है रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब आएगा इफ, अगर
कहता है इट इज इन 1NF। पहली बात क्या कहता है कि इट मस्ट बी इन 1NF, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म उसकी होनी चाहिए। सेकंड थिंग क्या कहता है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। पार्शियल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट हमने जब नॉर्मलाइजेशन की टर्म्स पढ़ी हैं, टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं डिफरेंट, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करके आए थे। हमने क्या कहा था, पार्शियल डिपेंडेंसी तब आती है जब कंपोजिट की होती है। और वो कैसे रिमूव होती है, सिंपल सा सॉल्यूशन हमने ये किया था कि अगर हम कंपोजिट की को कोशिश करके एक सिंगल एट्रीब्यूट की पे ले आए तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अब यहां पे क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी ये थी कि जी पार्ट ऑफ द की किसी नॉन की एट्रीब्यूट को क्या करता है, आइडेंटिफाई कर रहा होता है। जैसे कि टेबल में जरा गौर कीजिएगा, कहता है यहां पर एम्प्लॉय आईडी और कोर्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। क्योंकि देखें एम्प्लॉय आईडी अगर बात करें 201 के बाद 301 301 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है सिर्फ एम्प्लॉय आईडी आपकी प्राइमरी की नहीं बन सकती। इसी तरह कोर्सेज में देखें, एमएस ऑफिस, वीबी, C++, मैनेजमेंट, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। कहता है इस कोर्स को और एम्प्लॉय आईडी दोनों को मिलाकर क्या किया गया है, एक प्राइमरी की बनाई गई है, और वो कौन सी की है, कंपोजिट की है। अब देखते हैं हम एग्जांपल की तरफ। कहते हैं जैसे यहां पर देखें एम्प्लॉय आईडी है, जो एम्प्लॉय आईडी और कोर्स मिलकर क्या बता सकते हैं, आपका नेम, डिपार्टमेंट और डेट कंप्लीटेड। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी की है इस टेबल के अंदर। कहते हैं लेकिन अगर गौर करें, एम्प्लॉय का जो नेम है, एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है, ये तो एम्प्लॉय आईडी के जरिए भी हम हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय आईडी पार्शली क्या कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है नेम और डिपार्टमेंट को, जबकि डेट कंप्लीटेड जो है कोर्स की, वो किस तरह आइडेंटिफाई की जा सकती है, वो एम्प्लॉय आईडी और कोर्स दोनों को मिलकर जब प्राइमरी की बनाएंगे तब ही आइडेंटिफाई की जा सकती है, अदरवाइज आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती। कहते हैं इसका मतलब है यहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। बात क्लियर हुई, पार्शियल डिपेंडेंसी इसलिए कि एम्प्लॉय आईडी जो पार्ट ऑफ द कंपोजिट की है, वो क्या करता है, नेम को भी आइडेंटिफाई कर रहा है और डिपार्टमेंट को भी। लिहाजा आप कहते हैं इसको रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे, कहता है रिमूव करने का एक ही हल होता है कि आप अपने टेबल को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी किस किस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नेम और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट को। लिहाजा आप क्या करें, एक टेबल बना दें जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट तीन एट्रीब्यूट हों। बात क्लियर हुई। और एक और टेबल बना लें जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी और कोर्स और डेट कंप्लीट, ये तीन एट्रीब्यूट बन जाए, जिसमें यहां पर आपका जो प्राइमरी की बनेगा वो कौन सा होगा, आपका एम्प्लॉय आईडी। यहां पर ये दोनों मिलकर क्या कर रहे होंगे, एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यहां पे प्राइमरी की है, तो यहां पर सिर्फ एम्प्लॉय आईडी एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रहा है। याद बात समझ में आ गई है बेटा। यहां पर एम्प्लॉय आईडी सिर्फ क्या कर रहा है, पार्ट ऑफ द प्राइमरी की है, ये एज अ फॉरेन की यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना चाह रहे हैं तो कोशिश क्या करनी चाहिए कि वो हिस्सा जो पार्ट ऑफ द प्राइमरी की पे आपका बेस कर रहा है या डिपेंड कर रहा है, उस पूरे हिस्से को उस की समेत जिस पे वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, अलग एक टेबल जनरेट कर लेना चाहिए और उस टेबल में से उन फील्ड्स को क्या कर लें, रिमूव कर लें। जैसे मैंने क्या कहा, एम्प्लॉय आईडी जो उनसे नेम और डिपार्टमेंट को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, डिटरमिन कर सकता है। लिहाजा एक टेबल बना दें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट का, और एक दूसरा टेबल जो इसी में से बनेगा वो क्या होगा, एक एम्प्लॉय आईडी, कोर्स और डेट कंप्लीटेड का। यानी कि दोनों टेबल आपके तीन तीन फील्ड्स के बन जाएंगे। एक में आपका एम्प्लॉय आईडी जो है सिंगल क्या बनेगा, आपका प्राइमरी की बनेगा, और दूसरे टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी और कोर्स मिलकर क्या बना रहे होंगे, आपके प्राइमरी की बना। एम्प्लॉय आईडी और कोर्स मिलकर क्या बना रहे होंगे, प्राइमरी की बना रहे होंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। इसका मतलब है कि जब हम इन दोनों को अलग-अलग टेबल बना देंगे तो ये देखें, ये तो है ही सिंगल की ना, सिंगल एट्रीब्यूट है, इसमें तो पार्शियल डिपेंडेंसी का मसला ही नहीं है। लेकिन अब यहां पे आते हैं, कहते हैं एम्प्लॉय आईडी और कोर्स मिलकर ही एक डेट कंप्लीटेड को बना सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ कोर्स को लूं तो हो सकता है बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर लोग हों जिन्होंने सेम कोर्स किया हो लेकिन उनकी डेट ऑफ कंप्लीशन क्या हो, डिफरेंट हो। तो याद रखिएगा,
आपका कोर्स सेपरेटली जो है प्राइमरी की नहीं बन सकता, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर सेपरेटली प्राइमरी की नहीं बन सकता, लिहाजा यहाँ पर कंपोजिट की ही रहेगी जो कि डेट कंप्लीटेड को क्या कर रही होगी, आइडेंटिफाई कर रही होगी, डिटरमिन कर रही होगी। बात क्लियर? यहाँ पर इसका मतलब यह है कि हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, और एक जो टेबल जिसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी थी उसको ब्रेक डाउन करके क्या कर लिया, दो टेबल्स में डिवाइड कर दी। क्लियर होगी यहां तक बात? अब बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। क्या कहता है, अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ, कहता है आपका जो रिलेशन या टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में उस वक्त होगा जब पहली बात यह है कि वो क्या हो, 2NF हो। 2NF का मतलब है वो 1NF में होगा और साथ में उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। और पार्शियल डिपेंडेंसी भी मैंने बता दिया कि कब होती है, जब कंपोजिट की होती है, अदरवाइज यहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती। फिर क्या कहता है, कहता है नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या थी, हमने कहा था नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमिन करे नॉन की एट्रीब्यूट को, यानी कि प्राइमरी की का ताल्लुक नहीं है। अब किसका ताल्लुक है, नॉन की एट्रीब्यूट का, नॉन की एट्रीब्यूट्स के साथ। जैसे कि टेबल में लिखा हुआ है, कहता है कस्टमर नंबर आपका क्या है, प्राइमरी की है, कस्टमर नेम, सेल्समैन, रीजन। कहता है कस्टमर नंबर की बेस पे हम कस्टमर नेम, सेल्समैन और रीजन ये सारे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने ऊपर रेड के जरिए क्या किया है, निशान लगाया। लेकिन इसके अलावा अगर हम सेल्समैन देखें, अकबर है जैसे, वो किस रीजन में काम कर रहा है, साउथ में। जो मोहम्मद अली है वो किस में कर रहा है, वेस्ट में। खालिद कहां पे कर रहा है, ईस्ट में। यानी कि याद रखिएगा जो एम्प्लॉयज है उनका रीजन क्या है, मखसूस है, वो चेंज नहीं करते। क्लियर हो रही है? यहां से ये पता चला कि कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, सेल्समैन और रीजन तीनों को आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन एक नॉन की एट्रीब्यूट है सेल्समैन, अगर उसका नाम पता चल जाए तो साथ में उसका रीजन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो क्या कर सकता है, डिटरमिन कर सकते हैं उसे। लिहाजा क्या करेंगे, अगेन वही काम, अगर नॉन की पे भी डिपेंडेंट है तो डिवाइड। बात क्लियर हुई? डिवाइड कर देंगे टेबल को। कैसे? कहते एक टेबल बनेगा कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम और सेल्समैन का, और दूसरा टेबल क्या बनेगा, वो बनेगा सेल्समैन और रीजन का। क्यों? उसके अंदर सेल्समैन की बेस पे हम रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कस्टमर नंबर अगर हमारे पास हो तो हम कस्टमर नेम और उसके अगेंस्ट जो सेल्समैन है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहते हैं जब हम इसको डिवाइड कर देंगे टेबल को, और जो नॉन की के ऊपर डिपेंडेंट है उसको अलग अलग टेबल में ले जाएंगे, तो कहते हैं दो टेबल में डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही दो टेबल्स में जाएगा अब किसी किस्म की भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। जैसे कि अब वो एक टेबल क्या बनेगा, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम और सेल्समैन का। यानी कि देखें ये और ये आपस में हो रहे हैं ना, सेल्समैन किसको डिटरमिन कर रहा है, रीजन को। ये एक टेबल अलग बना दें और इस टेबल में से रीजन को क्या कर दें, निकाल दें, तो इसका मतलब है एक टेबल तो इन्हीं तीन की एट्रीब्यूट पे बन जाएगा और एक टेबल ऐसा होगा जो कि ये बन जाएगा। बात क्लियर हुई? कोई इश्यू तो नहीं। यहां तक हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। याद रखिएगा कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचते हुए आपकी सारी की सारी जो सी टेबल है और डेटाबेस है, आपका सारा का सारा जो टेबल है और डेटाबेस है वो क्या हो चुका होता है, नॉर्मलाइज हो चुका होता है। ठीक है, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं रहती, जो हम इस लेवल तक आपकी नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे होते हैं। ठीक हो गया? उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।